गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम एनिमल क्लोनिंग के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने SCNT टेक्निक के बारे में पढ़ा था, दैट इज़ सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक और सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र मेथड। उसके बारे में हमने पढ़ा था, ये हमने देखा कि कैसे सोमैटिक सेल से हम न्यूक्लियस एक्सपोर्ट करते हैं, न्यूक्लियस निकालते हैं और उसको एक हैप्लॉइड सेल में, एक एग में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। और इतना ट्रांसफ़र करने के बाद एक सरोगेट मदर के अंदर उसको हम इम्प्लांट करते हैं, तब जाके वो ग्रो करता है एंड देन जो एम्ब्रायो है उसका फॉर्मेशन होता है। ये हमने SCNT टेक्निक में स्टडी किया था। आज जो हम वीडियो में टेक्निक स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ एम्ब्रायो ट्रांसफ़र टेक्निक। यहाँ पे एम्ब्रायो का ट्रांसफ़र हो रहा है। अब यहाँ पे कोई सेलुलर प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट एम्ब्रायो का ट्रांसफ़र हो रहा है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के अंदर किस प्रकार से एम्ब्रायो का ट्रांसफ़र करना है, जिसमें क्या है ये देखते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट जब प्रीमैच्योर स्टेज में रहता है, मतलब कि ये 8 सेल स्टेज की बात करते हैं अपन। एम्ब्रायो जो है वो 2 से 8 सेल स्टेज में जब तक रहता है, 2 से 8 सेल की जब तक स्टेज रहती है तब तक की बात कर, उस समय तक ये जो प्रीमैच्योर एम्ब्रायो है, तब 2 से 8 सेल स्टेज के बीच में ही इसको जो ओरिजिनल मदर है उसके वोम्ब से निकाल के किसी और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अगर डाल दिया जाए, किसी और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में डाल दिया जाए, उसको अपन बोलते हैं एम्ब्रायो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। मतलब एक प्री मैच्योर एम्ब्रायो को एक फ़ीमेल से निकाल के दूसरे फीमेल में इम्प्लांट कर देना, दैट इज़ एम्ब्रायो ट्रांसफ़र टेक्निक, एम्ब्रायो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इम्प्लांटेशन जो हो रहा है वो होना चाहिए एक ऑर्गेनिज्म में, बट उससे इम्प्लांटेशन के पहले ही निकाल लिया गया। यूटेराइन वॉल में वो कनेक्ट होता, एम्ब्रायो यूटेराइन वॉल से कनेक्ट होता, उसके पहले ही उसको रिमूव करके दूसरे फीमेल में डाल दिया गया, ठीक है। सो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ मैमेलियन प्री इम्प्लांटेशन एम्ब्रायो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ट्रांसप्लांट करना है, एक जगह से दूसरी जगह डालना है, किसको, मैमल के प्री इम्प्लांटेड एम्ब्रायो को। मतलब वो एम्ब्रायो जो कि अभी तक इम्प्लांट हुआ नहीं है, वो एम्ब्रायो जो अभी तक एंडोमेट्रियम की वॉल से जुड़ा नहीं है। कब वो जुड़ता है, जब वो ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, पर ब्लास्टोसिस्ट अभी तक बना नहीं है, इसीलिए 2 से 8 सेल स्टेज में ही निकाल लिया जाता है। जब मॉड्यूला वाली स्टेज जब स्टार्ट होती है उसी समय निकाल लिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर अपन बात करें इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो, तो एम्ब्रायो का इम्प्लांटेशन मतलब कि नहीं होता, उसके पहले इसको रिमूव कर लिया जाता है, दूसरी जगह डाल दिया जाता है किसी और फीमेल के अंदर, ठीक है। सो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ मैमेलियन प्री इम्प्लांटेशन एम्ब्रायो कहाँ पे, इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ अ रेसिपिएंट फीमेल, इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ अ रेसिपिएंट फीमेल। रेसिपिएंट फीमेल का मतलब जो एम्ब्रायो को टेक ओवर कर रही है, जो एम्ब्रायो को ले रही है, जो एम्ब्रायो को, जिस फीमेल के अंदर एम्ब्रायो इम्प्लांट किया जा रहा है वो, ठीक है। और उसके बाद वो एम्ब्रायो जो है, एम्ब्रायो कंटिन्यू टू डेवलप, यही एम्ब्रायो जो दूसरी मदर हुई उसके अंदर डेवलप करना स्टार्ट करता है। एम्ब्रायो कंटिन्यू टू डेवलप टिल बर्थ, और यहाँ पे बर्थ होता है ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर फीमेल, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना,
उसके अंदर ही जाइगोट बना। वो जाइगोट को हमने 2 से 8 सेल स्टेज तक क्लीवेज होने दिया। जब 2 से 8 सेल स्टेज तक हमने क्लीवेज होने दिया, उसके बाद उसको हमने रिमूव कर लिया और रिमूव करके किसी और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डाल दिया। अब आगे चल के वो वहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा उसके यूटेराइन वॉल पे, और उसके बाद जो पूरा प्रोसेस है वो चलता रहेगा। ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो सबसे पहले ये जो एम्ब्रायो ट्रांसफ़र की जो टेक्निक है, ये सबसे पहले 1890 में ही यूज़ कर ली गई थी। ठीक है। फर्स्ट सक्सेसफुल एम्ब्रायो ट्रांसफ़र ये 1890 में ही कर ली गई थी। ये 1890 में एम्ब्रायो ट्रांसफ़र रैबिट के अंदर की गई थी, खरगोश के अंदर ये जो है ट्रांसफ़र की गई थी, रैबिट के अंदर की गई थी। ठीक है। अब यहाँ पे एम्ब्रायो ट्रांसफ़र जो है, इट इज़ अ सिंपल टेक्निक एम्ब्रायो ट्रांसफ़र जो है काफ़ी सिंपल, इतना भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं। हाँ, इसको करने के लिए काफ़ी स्पेशलाइजेशन चाहिए, पर इसका जो प्रोसीजर है वो इतना जटिल नहीं है। ठीक है, इतना कठिन नहीं है। तो एक सिंपल प्रोसीजर है दैट फॉलोज़, क्या चाहिए इसके लिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, IVF टेक्निक के थ्रू जो है ये हो रहा है। इम्प्लांटेशन किया जा रहा है एक मदर से दूसरे मदर में, एक मदर से दूसरे मदर के अंदर इम्प्लांटेशन किया जा रहा है। हो सकता है वो जो मदर हो जिसके अंदर इम्प्लांट किया जा रहा है वो एग्स डेवलप नहीं कर पा रही हो, तो जब वो एग्स डेवलप नहीं कर पा रही है बट स्टिल वो बच्चे को या एम्ब्रायो को होल्ड कर सकती है यूट्रस में। ठीक है, तो वो बर्थ दे सकती है, तो इस कारण से इसका यूज़ किया जा सकता है। एडवांटेजेस की अगर अपन बात करें, एम्ब्रायो ट्रांसफ़र टेक्निक के कुछ एडवांटेजेस के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है। एम्ब्रायो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, इसके हम अगर एडवांटेजेस के बारे में बात करें कुछ, तो यहाँ पे क्या है, ये एक तो एडवांटेज है इसका कि जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, वो यहाँ पे बढ़ाई जाती है। रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाती है, अब एक ही मेल जो है उसी का स्पर्म अलग अलग फीमेल में डाला जा सकता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि एक ही सीमेन है। ठीक है, मतलब एक ही मेल का सीमेन है वो अलग अलग फीमेल्स में डाला जा सकता है, तो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इंक्रीज इन रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती है। जैसे एक ही मेल है उसका सीमेन एक से अधिक फीमेल में डाला जा सकता है। ठीक है, एज लिखा क्योंकि इसके लिए बात हो रही है। सीमेन ऑफ वन मेल, एक ही मेल है उसका जो सीमेन है, दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ that can be used for a large number of female. So एक ही मेल जो है वो एक से अधिक फीमेल को फर्टिलाइज कर सकता है। ठीक है, उसके ज़्यादा अगर अपन बात करें,
काउस के बारे में बोला गया, गाय के बारे में जो थोड़ी ओल्ड हो गई गाय, जो कि प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं कर सकती। मेंटेन नहीं कर सकती मतलब उनके यूट्रस में अब वो क्षमता नहीं है कि वो एम्ब्रायो को होल्ड कर सके, ठीक है। तो वो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं कर सकती, बट दे आर फर्टाइल। सो वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि फर्टाइल हैं पर प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं कर सकते, उनका जो एग है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है कहीं और। उनके अंदर से एम्ब्रायो बना और उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया इम्प्लांटेशन के पहले, क्योंकि इम्प्लांटेशन जब होती है उसी के बाद तो बात आती है ना कि प्रेगनेंसी को मेंटेन किया जाए, ठीक है। तो फिर इम्प्लांटेशन से पहले उनका एम्ब्रायो रिमूव कर दिया जाए। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि फर्टाइल हैं बट दे कांट फर्टाइल है बट ये प्रेगनेंसी को मेंटेन नहीं कर सकते, दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर फर्टाइल, जो कि फर्टाइल हैं बट कांट मेंटेन प्रेगनेंसी। फर्टाइल हैं पर प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक। उसके आगे अगर अपन बात करें तो फ्रोज़न एम्ब्रायो जो है उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। ये जो एम्ब्रायो है इसको क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू, क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है बहुत कम टेम्परेचर पे किसी चीज़ को प्रिजर्व करके रखना, ठीक है। सो फ्रोज़न एम्ब्रायो को यूज़ किया जा सकता है। तो फ्रोज़न एम्ब्रायो कैन बी प्रिजर्व्ड इन एन एम्ब्रायो बैंक। फ्रोज़न एम्ब्रायो कैन बी प्रिजर्व्ड इन ए एम्ब्रायो बैंक, ठीक है। फ्रोज़न एम्ब्रायो जो है एक एम्ब्रायो बैंक में प्रिजर्व करके रखा जा सकता है ताकि हम बाद में उसका इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो एम्ब्रायो को बहुत लंबे समय तक रखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एम्ब्रायो हमने रिमूव किया और उसी समय हमें उसे यूज़ करना है, ऐसा नहीं होता। उसको थोड़े लंबे समय तक हम रख सकते हैं और बाद में उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चॉइस ऑफ बेस्ट ओवम एंड स्पर्म। अब चूँकि हम आर्टिफिशियल काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल जो इफ़ेक्ट है वो भी है, एक्सटर्नल प्रभाव भी है, एक्सटर्नल इम्पैक्ट भी है, तो हम बेस्ट ओवम और बेस्ट स्पर्म यूज़ कर सकते हैं। मतलब सबसे बेस्ट ब्रीड जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ब्रीड यूज़ करेंगे तो उनका ऑफस्प्रिंग आएगा वो भी अच्छे ब्रीड का होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा दूध देने वाली गाय है, ठीक है, तो उसका हम अगर एग लें और उसको किसी और गाय में इम्प्लांट कराएं तो जेनेटिक मटेरियल तो उसी गाय का है ना। यहाँ पे तो सिर्फ न्यूट्रिशन मिल रहा है इम्प्लांटेशन के बाद दूसरी वाली गाय में, तो जेनेटिक मटेरियल जिसका होगा ऑर्गेनिज्म तो उसके जैसा पैदा होगा ना। तो ये चीज़ है कि हम जो है अपनी चॉइस का बेस्ट ओवम ले सकते हैं, बेस्ट स्पर्म ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनिज्म है जिससे हम ले रहे हैं वो किस प्रकार का है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो लिमिटेशंस कुछ है। लिमिटेशंस का मतलब कि कुछ बाधाएं भी यहाँ पे आती है। क्या बाधाएं आती है? सबसे पहली चीज़ तो आती है कि ये वर्क करने के लिए बहुत हाई लेवल की एक्सपर्टीज़ ज़रूरी है। मतलब जो भी व्यक्ति ये काम कर रहा है वो एक्सपर्ट होना चाहिए, तभी ये प्रोसेस जो है हो पाएगा। तो एक्सपर्टाइजेशन की कमी है हमारे यहाँ, तो कमी है एक्सपर्टाइजेशन की, हर लेवल पे नहीं मिल सकता। तो फिर ये बड़े मास लेवल पे बड़े लैब्स में इन जगहों पे यूज़ किया जाता है। अदरवाइज़ अगर ये टेक्निक जिस तरह की है इसको बहुत बड़े लेवल पे यूज़ करना चाहिए, बट हर जगह इसके एक्सपर्ट्स नहीं मौजूद है, हर जगह लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है कि पर्टिकुलरली इस काम को करना कैसे है। इसलिए थोड़ी सी मुश्किल है, लिमिटेड है कि एम्ब्रायो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी सभी को नहीं पता है, बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ लोगों को पता है, और उनमें से भी बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ लोग हैं जो कि इसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये टेक्निक जो है कॉस्टली है काफ़ी।
सबसे बड़ा चैलेंज है कि टेक्निक जो है कॉस्टली है, खर्चीली है। ठीक है, तो एक तो हो गया कि क्या चाहिए, एक्सपर्टीज़ चाहिए। दूसरा कि कॉस्टिंग जो है इसकी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि आर्टिफिशियली भी थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है। अगर अपन प्रिजर्व करके एम्ब्रायो को रख रहे हैं, ये सारी काम कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियली काम कर रहे हैं, तो वो मेंटेन करने के लिए पैसे लगते ही हैं। ठीक है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब सीमेन को ट्रांसफ़र किया जाता है फीमेल में, ये एक प्रोसेस होता है, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है इसके मुकाबले। सक्सेस रेट जो होता है वो एम्ब्रायो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के मुकाबले थोड़ा कम होता है। ठीक, उसके बाद अगर अपन बात करें तो टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ज़्यादा मेहनत वाला वर्क है। ये तो सारे इसके फैक्टर्स हैं। क्लोनिंग के बारे में अगर अपन बात करें कि क्लोनिंग के क्या एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ क्लोनिंग। क्लोनिंग के एप्लीकेशंस के बारे में आप लोगों को पता है, किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, बताओ। क्लोनिंग के बारे में अगर अपन बात करें तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम बना सकते हैं। क्लोनिंग के एप्लीकेशन बात करें, सबसे पहली चीज़ होती है ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम बना सकते हैं। अब यहाँ पे एनिमल्स हम बना रहे हैं, उनको जेनेटिक लेवल पे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब उनके जीन्स में कुछ छेड़खानी कर सकते हैं। और छेड़खानी होती है हमेशा अच्छा कुछ करने के लिए। तो उनके जेनेटिक लेवल पे हम उन पे क्या कहते हैं, किसी प्रकार का कोई मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अब जेनेटिक लेवल पे मैनिपुलेशन करोगे तो हम क्या चाहेंगे कि जो भी ब्रीड हमें ऑब्टेन हो, जो भी ऑर्गेनिज्म हमें मिले, वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का हो। अब मान लो कि हम क्लोनिंग से हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। हम पूरे क्लोनिंग की बात करें, सिर्फ अब एम्ब्रायो टेक्नोलॉजी की नहीं, क्लोनिंग की सिर्फ बात करें। क्लोन सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है, किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ जो एक्सटेंशन के कगार पे, उसको बचाया जा सकता है। ठीक है, उसके क्लोन बना के, ठीक है, उसके अधिक मात्रा में क्लोन बना के उसको बचाया जा सकता है। तो प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो है वो हो सकता है। एक पर्टिकुलर जीन के स्टडी के लिए, एक पर्टिकुलर जीन के फंक्शन को जानने के लिए हम ये क्लोनिंग कर सकते हैं, ताकि हम वहाँ से जीन ऑब्टेन कर सकें, एक पर्टिकुलर जीन के फंक्शन को जानने के लिए। अब हमने एक जीन लिया, अब हम ये सोचते हैं कि हम अगर क्लोन बना रहे हैं, उस क्लोन में जो एम्ब्रायो है, वो एम्ब्रायो से हम एक जीन हटा देते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। तो ये होता है जीन का इम्पैक्ट जानना, कि उस जीन का मनुष्य पे क्या इम्पैक्ट है। अगर वो जीन हटा लिया तो मनुष्य में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, मनुष्य में या किसी भी एनिमल में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाने में हेल्पफुल होता है क्लोनिंग। एंटीबॉडीज़ के बारे में आपको पता होगा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दैट इज़ आर्टिफिशियली वेरी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। आर्टिफिशियली बनाई गई एंटीबॉडीज़ है और स्पेसिफिक होती है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पे पूरा एक वीडियो सीरीज़ आपकी प्लेलिस्ट में डाल रखा है मैंने, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। उसके अलावा बात करें तो बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं जिनके क्योर में ये काम आते हैं। ठीक है, बहुत सारे डिजीज़ है जिनको ख़त्म करने में, जिनको ठीक करने में ये काम आते हैं, जैसे पार्किंसंस डिजीज़ है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो अल्जाइमर है, डायबिटीज़ है, इनके बारे में, या इनको अल्जाइमर में, पार्किंसंस में, इनके लिए सारे क्या है, अल्जाइमर है चाहे पार्किंसंस है, ये नर्वस सिस्टम के डिजीज़ है, नर्वस सिस्टम के डिफेक्ट्स हैं। अल्जाइमर में मेमोरी लॉस हो जाती है, याददाश्त चले जाना, और पार्किंसंस भी एक तरह का ब्रेन डिसऑर्डर है। और डायबिटीज़ के बारे में आप सबको पता है, इसको ठीक करने में भी हेल्पफुल एनिमल क्लोनिंग कहलाती है। और एनिमल क्लोनिंग ये सब हेल्पफुल होती है। क्लोनिंग इन सब चीज़ों में, क्लोन करने के लिए हम जीन को क्लोन कर सकते हैं, क्लोन करने के लिए हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को क्लोन कर सकते हो। डिपेंड करता है कि हमें चाहिए क्या, उस अकॉर्डिंग हम अपने नीड के अकॉर्डिंग अपने रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं क्लोनिंग के थ्रू। ठीक है, ये था आपका एम्ब्रायो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी और क्लोनिंग के बारे में थोड़ा हमने और जान लिया। एनिमल क्लोनिंग का चैप्टर आपका छोटा सा ही था, यही था आपका एनिमल क्लोनिंग का चैप्टर। आगे के वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर और नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।